अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम अपनी काम की बात से नहीं करते, हम सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के काम की बात से करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने क़ारीन के लिए बेपना इल्म, तहकीकी काम, फिर मुस्तकबिल की दुनिया और तारीख़ के अबवाब रखने वाली 10 काबिल कदर किताबों को इस साल पढ़ने की सिफारिश की है। तो जब सदर मुमलिकत साहब किसी चीज़ की सिफारिश कर दें तो फिर उस पर अमल करना ज़रूरी होता है। हाँ। और ज़ाहिर है हमारे सदर मुमलिकत साहब जो हैं उन्होंने इससे पहले भी किताबों के हवाले से जो है वो अपनी एक लिस्ट जारी की थी। तो अब जो 10 किताबें उन्होंने जिनका जिक्र किया है वो हम बताना शुरू करें जी। बिल्कुल सही है। उसमें से पहली किताब जो उन्होंने कहा है कि ज़रूर आप पढ़ें, उसमें जी शाह बलीगुद्दीन की जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब है तौबा, बिल्कुल वो पढ़ने का ख़ास तौर पर सदर साहब ने कहा है। फिर उसके बाद सदर जो थे पाकिस्तान के सिकंदर मिर्ज़ा, उनके साहबजादे हुमायूं मिर्ज़ा की लिखी हुई किताब फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान, प्लासी से पाकिस्तान तक, ये वाली एक किताब है जिसका उन्होंने कहा है। फिर जी खुशवंत सिंह साहब की किताब उन्होंने रिकमेंड की है दी एंड ऑफ इंडिया। तो ये आप जरूर पढ़ें क्योंकि डिसइंटीग्रेशन की तरफ तो वैसे ही जा रहा है, तो आपको पहले से पता होगा क्या होगा क्या। जो हरकतें हैं उसके ऊपर यही बनता है जी उसका। बिल्कुल। अच्छा, डेरन एसेमोग्लोव और जेम्स ए रॉबिन्सन की लिखी हुई किताब है तंग राहदारी, यानी कि द नैरो कॉरिडोर। ये किताब रेकमेंड की है सदर साहब ने। फिर एक और बड़ी मशहूर किताब जो लोगों ने वाकई पढ़ी भी है, हम चाहते हैं आप लोग भी जरूर पढ़िएगा, युवल नोह हरारी की जो एक किताब है द सेपियंस, वो पढ़ना भी बड़ा जरूरी है जी। फिर पीटर डायमंडस और स्टीवन कॉटलर की किताब है मुस्तकबिल आपकी सोच से ज़्यादा तेज़ है, यानी द फ्यूचर इज़ फास्टर देन यू थिंक। हाँ। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है जो कि रेकमेंड की है सदर मुमलिकत साहब ने। अच्छा, फिर अजीम अजहर साहब की लिखी हुई किताब है एक्सपोनेंशियल, वो भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। हेनरी किसिंजर की किताब है द एज ऑफ एआई एंड ह्यूमन नेचर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, द एज ऑफ एआई एंड ह्यूमन नेचर। ठीक है जी। फिर द पेंटागॉन्स ब्रेन, और द पेंटागॉन्स ब्रेन जो है ये भी सदर साहब ने रिकमेंड की है कि ये भी ज़रूर पढ़ें। और आखिर में केंथ पायन की किताब है आई वॉर बॉट। ये सारी किताबें हैं जो कि सदर मुमलिकत साहब ने रिकमेंड की है, तो सारे पाकिस्तानियों पढ़ना शुरू करो। अच्छा, आखिरी किताब कौन सी थी वैसे? क्यों, ये आपने आई वॉर बॉट? हाँ, नहीं, नाम बंदे का क्या था? केंथ पायन। पायन मतलब वो आपके ये कोई है जाने वाले? पायन मुझे बस सुन के बड़ा मजा आया। मैंने कहा वो पंजाब में होता है, कहते हैं अवैस पायन पायन, पायन। हाँ, ये भी होंगे कोई पायन। तो इसलिए मुझे ये लगा कि नाजरीन अवैस को जरा इधर छेड़ा जाए। सही है जी, छेड़ लें क्योंकि आप लोग छेड़ सकते हैं, ये आप लोगों को एक प्रिविलेज हासिल है ख़वातीन को। बिल्कुल जी। बस सही है। लेकिन ये कि सदर मुमलिकत साहब ने जो कौम को छेड़ने की कोशिश की है ना कि पढ़ लें, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि हमारी कौम जो है उसको पढ़ने की तरफ राग़िब करने के लिए जब इस लेवल से इनिशिएटिव बिल्कुल होते हैं तो ज़ाहिर है उनकी पजीराई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। और अगली खबर पाकिस्तान सुपर लीग से आई है ये खबर। अच्छा, अफसोसनाक खबर है। शाहिद आफरीदी लाला के जो फैंस हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे शाहिदा खान आफरीदी साहब, और कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बनने वाले शाहिद खान आफरीदी साहब ने लीग के बकिया मैचेस खेलने से माजरत कर दी है। और शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, लेकिन जो मेरी लोअर बैक इंजरी है वो बहुत पुरानी है, ग्रॉइन, कमर, पाँव की उंगलियाँ भी अब जवाब दे चुकी है, और ज़ाहिर सेहत है तो सब कुछ है, तो मैं अपनी बर्दाश्त के साथ खेल रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये चाह रहा था कि PSL अच्छे तरीके से खत्म हो, मगर बर्दाश्त मेरी ख़त्म हो चुकी है। नदीम उमर साहब का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, माजरत की कि पूरा PSL नहीं खेल पा रहा, और फैंस की वजह से वो आखिरी PSL खेलना चाह रहे थे, लेकिन फैंस तो बड़े उदास हैं वैसे, बहुत सारे वो उदास हैं फैंस, लेकिन वो कहते हैं कि KPL समेत जो दीगर लीग्स हैं उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मद्दाहों के सामने दोबारा आऊँ, और जो बहाली का जो प्रोग्राम है उसमें एटलीस्ट 2-3 महीने उनको लगेंगे। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है जो कि लाला के फैंस के लिए। और अच्छा, लाला ने जो इन्होंने कुछ कहा भी है, इन्होंने वीडियो जारी किया ऑफिशियल अपने अकाउंट से, वो जरा देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो मेरे जितने भी फैंस हैं स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि मैं अपने फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितना मेरे करियर के अंदर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ रही है, और बिल्कुल उसी तरह ही है जैसा मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा था कि PSL को अच्छे नोट पे ख़त्म करने की,
क्योंकि मेरी जो इंजरी है लोअर बैक की बहुत पुरानी है, 15-16 साल हो गए उसी इंजरी के साथ खेल रहा हूँ मैं। और वो इंजरी यहाँ तक बढ़ गई है कि मेरी ग्रोइंग, मेरी नी एंड देन मेरे ऑल द वे पाँव की उंगलियों तक बहुत ज़्यादा पेन होता है। और उस पेन को जिस तरह मैं बर्दाश्त करके लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और PSL के बाद आई नो बीच में गैप है 2-3 महीने, देन KPL शुरू हो जाएगी। तो मैं चाह रहा था कि अच्छे नोट पे PSL ख़त्म हो, लेकिन बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो गई है मेरे अंदर। लेकिन ये बात है जो इन्होंने कहा ना, बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो गई है। लाला ने जो है वो हमेशा सबको बड़ा एंटरटेन किया है। और क्या, जब लाला मैदान में आते हैं, ग्राउंड में आते हैं, तो वो जो आवाजें, जो शोर एक होता है ना, बूम 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 बूम, लाला लाला, वो जो आवाजें होती हैं, हूटिंग जो होती है शायकीन की, वो मैंने तो वैसे जितने मैचेस खुद ग्राउंड में जाके देखे हैं वो मैंने इन्हीं के लिए देखी है। तो बस हम सब मिस करेंगे शाहिद अफरीदी साहब को, बहुत हम सब मिस करेंगे। एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट नाजरीन, और वो सनसनी के साथ एंटरटेनमेंट। जी, लाला छक्के चौके बहुत मारते हैं, तो कभी कभी आउट भी हो जाते हैं, कभी अक्सर वो इनके बारे में। हाँ, और क्या, लेकिन ये है कि मैन ऑफ द मैचेस जितने इनको मिले हैं उतने तो शायद किसी को नहीं मिले। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड, और सारी दुनिया मानती है उनको। तो लाला, हम आपको मिस करेंगे और हम आपके साथ हैं। और मतलब इस उम्र में इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलना ये बड़ी बात है, वरना लोग नहीं खेल पाते हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब, आप हमेशा पाकिस्तानियों की मोहब्बत रहेंगे और आप हमेशा पाकिस्तानियों की मोहब्बत है। बिल्कुल जी, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट, और KPL में देखेंगे इंशाल्लाह इनको। अच्छा नाजरीन, आपको एक और चीज़ भी बताते हैं कि अमेरिकी दानिश्वर है नोम चॉम्स्की, और बहुत बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा नाम है। इनके बहुत सारे कोट्स हम अपने प्रोग्राम में भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, और बाकी भी लोग जो है वो ट्वीट्स करना या फेसबुक स्टेटस लगाना, नोम चॉम्स्की साहब के बहुत ज़्यादा कोट्स होते हैं। तो बाहर की दुनिया से ये डोमिनेट करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ जॉन एलिया साहब हैं, वैसे बाहर की दुनिया से या अशफाक अहमद साहब हैं, शायर थे ना। तो ये तो खैर एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल और अशफाक अहमद साहब जैसे हमारे लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही नोम चॉम्स्की हैं। हुकूमत नोम चॉम्स्की ने वैसे अब कहा क्या, ये आपको बता देते हैं। उन्होंने मोदी हुकूमत की मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एक वीडियो बयान में नोम चॉम्स्की का कहना था कि भारत में इस्लामोफोबिया ने इंतहाई मुहलिक शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसने 25 करोड़ मुसलमानों को एक मजलूम अक़लियत में तब्दील कर लिया बेसिकली। और उन्होंने ये कहा है कि मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से, बाकायदा तौर पर प्लान करके, डिज़ाइन, दिस इज़ बाय डिज़ाइन, भारत को सेकुलर जमहूरियत का वहाँ पर खात्मा करके इसे एक हिंदू नस्ल परस्त रियासत में तब्दील कर रही है। और नोम चॉम्स्की ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का मवाजना किया फ़लस्तीन से, और कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत के खौफनाक जो जराइम हैं उनकी एक तवील तारीख है, और हिंदू कौम परस्त मोदी जो है वो उस हुकूमत ने उन्हें बढ़ावा दिया है बेसिकली। और मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत हद तक मकबूजा फ़लस्तीन से मिलते जुलते हैं, और बड़ा ही उन्होंने अफसोस का इजहार किया, मजम्मत की है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में। अच्छा, अब नोम चॉम्स्की को पढ़ने वाले ये बात जानते हैं कि नोम चॉम्स्की ने जो तर्ज़ हुकूमत है अमेरिका का, उसके हवाले से बहुत तनकीद की है। उसके अलावा उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से बहुत तनकीद की है। इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर वो कश्मीर, फ़लस्तीन वगैरह के ऊपर बहुत बात करते रहे हैं। फिर उसके अलावा जितनी भी उनकी जो टॉक्स होती हैं या किताबें, मीडिया पर बड़ी वो तनकीद करते हैं कि किस तरह मीडिया लोगों को मैनिपुलेट करता है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मीडिया लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और तो जब शाह महमूद डीप पॉकेट्स कहते हैं तो फिर तो बहुत तकलीफ होती है। नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही कही थी उन्होंने, डीप पॉकेट्स वाली बात बिल्कुल सही कही थी। और नोम चॉम्स्की ये बात हज़ारों मरतबा कह चुके हैं। हाँ, लेकिन हमारे बंदे ने कह दिया तो बस, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब नोम चॉम्स्की का सिलसिला ये है कि वो MIT में होते हैं अमेरिका में। अब उन्होंने इस मरतबा जब ये भारत के हवाले से बात की है, बहुत बड़ी आवाज़ है, ये बहुत बड़ी आवाज़ है, लेकिन मसला भारत का ये है कि वो उसके कानों पर कोई जो नहीं रेंगती, क्योंकि उनका प्लान, उनका मकसद ही यही है कि ये काम किया जाए। अभी जो कुछ हुआ था मुस्कान के साथ वहाँ पर, और किस तरीके से जो है वो एक पूरी कश्मीरी आबादी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और फिर जो लोग हिंदुस्तान में हैं मुसलमान और जो अक़लियतें हैं वहाँ पर, उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये सारी दुनिया देख रही है, लेकिन सारी दुनिया खामोश है। खामोश हो इसलिए भी है वैसे कि उनका ट्रेड और वो जो अमेरिका से मामलात हैं या बाकी जो चीजें हैं वो बड़ी स्ट्रांग हैं। तो उनको मतलब यही हुआ ना कि आपके लिए उसूल अहम नहीं है, आपके लिए सच अहम नहीं है, आपके लिए लोग अहम नहीं है। आप सिर्फ ताल्लुकात जो है वो फ़ायदे के बुनियाद पे रखते हैं। चूंकि मेरा इस शख्स से फ़ायदा निकल सकता है, तो चाहे ये शख्स गलत भी है, चाहे ये मुल्क गलत भी है, मैं इससे जो है वो राब्ता रखूं। हमारे लिए यहाँ पर सीख ये है कि गलत बात है, क्योंकि इंडिया अपनी जो इकोनॉमिक पावर बन रहा है या बन चुका है, उसके जो भी ताल्लुकात हैं जिस मुल्क के साथ हैं,
उसको इतना फायदा हो गया है उसका कि उसको अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में किसने उसके खिलाफ बयान जारी कर दिया या अमेरिकी सदर भी कह दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो वाली मिसाल है कि एक घर में दो बेटे हैं, एक कमाता है और एक नहीं कमाता, तो जो नहीं कमाता वही जलील होगा, वही ख्वार होगा, बेचारा बातें भी सुनेगा, जो कमाता है उसके आगे बाप भी नहीं बोलेगा। ये होती है बात। तो पाकिस्तान वालों को चाहिए सिर्फ ये कि अपनी इकोनॉमिक पावर को इन्हेंस करें, स्ट्रॉन्ग करें, इस हद तक अपने आप को ले जाएं कि किसी के आगे भीख मांगने की तो जरूरत, खैर उसमें तो बड़ा अरसा लग जाएगा, लेकिन ये कि कम से कम आपको किसी और के कुछ कहने से फिर फर्क ना पड़े। हम हमेशा ये करते हैं कि दूसरे ने कह दिया तो ओहो हम तो ये काम नहीं कर सकते, हालांकि हमारे मफाद में होगा, हम रुक जाएंगे। और वो जो लोगों को मतलब तड़पा रहा है, मार रहा है, बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हुए हैं, वो करता जाएगा अपनी मरबानी। लेकिन ये भी है कि आपके पास चाहे पैसा हो या ना हो, आप सच का साथ देना सीखें, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जो सच है ना, उसकी अहमियत होती है। इंसान का कैरेक्टर जाना जाता है, लोगों का, मुल्कों का कैरेक्टर जाना जाता है कि कौन हक के साथ खड़ा हुआ है और कौन बातिल के साथ खड़ा हुआ है। ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको मद्देनजर रखना चाहिए। और अब आखिरी खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं, और वो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। आज का दिन दुनिया बस अजीब तरीके से मनाती है, हमारा तो खैर कोई ताल्लुक ही नहीं है ऐसे मामलात से, लेकिन आपको एक खबर देंगे। सब आपका ताल्लुक नहीं हो सकता ना, इस उम्र में भी नहीं ताल्लुक हो सकता। सब हो सकता है मोहतरमा, ये बात छोड़ दीजिए। ताल्लुक वही बात है कि किस चीज से ताल्लुक रखना है और किस चीज से ताल्लुक नहीं रखना। इट्स अ चॉइस, इट्स अ चॉइस। आपकी जिंदगी में वो मामलात होके गुजर गए हैं, अब आप उधर ही मनाएं। जिंदगी में बहुत कुछ बहुत सारे लोग करते हैं और उनकी मिसालें हमारे सामने मौजूद है कि वो क्या क्या करते हैं, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज सही है वो सही है। नहीं तो इसमें गलत क्या है यार, मतलब अभी देखें इस डिबेट में हम पढ़ना नहीं चाह रहे, छोड़े, जो करता है उसकी अपनी मर्जी है, जो नहीं करता उसकी अपनी मर्जी है। ना हम किसी पे इम्पोज कर रहे हैं, आप करें ना कह रहे हैं कि करना करें। जो चीज हमें पता है कि गलत है उसको गलत कहो, जो चीज सही है उसको सही कहो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंपल। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक अब एक सऊदी अरब में नया कानून आया है और उसके मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट पर किसी को भी दिल का इमोजी अगर आपने भेजा, दिल का इमोजी, वो जो रेड कलर का जो हार्ट बना हुआ होता है, वो अगर आपने भेजा तो आपको हरासमेंट के केस में अंदर किया जा सकता है। 2 से 5 साल तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है और उसके साथ 1 लाख सऊदी रियाल यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी को 46 लाख रुपए तक का जुर्माना भी अदा करना होगा। और साइबर क्राइम के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन चैटिंग के दौरान किसी दूसरे शख्स को दिल और इस जैसे जो दूसरे इमोजीज हैं वो भेजना हरासमेंट के जुमरे में आ सकता है। लाल गुलाब भी, जी जो भी इस तरह के निशानियां हैं, लाल गुलाब, लाल फूल, लाल इमोजी, लाल वो आंखों वाला, बहुत सारे इस तरह के हैं इमोजीज। आप एक लिस्ट बनाएं। दूसरे फरीक की जानिब से केस फाइल करने के नतीजे में दिल भेजने वाले को सज़ा हो सकती है और माहिरीन का कहना यह है कि मुतासरा फरीक की शिकायत के बाद मुलजिम को 2 से 3 साल की सज़ा और 40 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा हो सकती है। और अगर मुजरिम एक से दूसरी बार यह हरकत करता पाया गया तो फिर 5 साल के लिए जेल के अंदर है। 1.5 करोड़ का जुर्माना होगा। खबर से क्या ताल्लुक? यहाँ पर तो लोगों को कत्ल की सजा नहीं होती, छूट जाते हैं अदम शवाहिद की बुनियाद पर। तो दिल कैसे साबित करेंगे कि ये मैंने ही भेजा? तो होगा ना उसके ऊपर रिकॉर्ड, या मुझे किसी ने भेजा, मैं कैसे साबित करूं? होगा ना उसके ऊपर व्हाट्सएप चैट पे रिकॉर्ड होता है। तो उसमें मैं कहूंगी मेरा मोबाइल किसी के हाथ में था, तो ये आपका मोबाइल था ना, आपकी बंदूक किसी के हाथ में थी, तो बच्चे ने भेज दिया। आप देखें मुझे तो कत्ल का नहीं होगा ना मुकदमा मुझ पे, बच्चे के हाथ में बंदूक थी, गलती से चली गई। भाई होगा आप पर, ये है बिल्कुल। अमीर लोग हैं वो बच जाते हैं, बेचारे गरीब जो है वो मारे जाते हैं। आईफोन वाले बच जाएंगे और क्या, एंड्रॉइड वाले फंस जाएंगे। नाज़रीन ये है भाई गुर्बत का मामला, बस ऐसा ही है। बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो दिल डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना सारे, बिल्कुल। उसके बगैर भी बहुत कुछ हो सकता है, ये क्या जरूरी है दिल का इमोजी भेजो? हाँ और क्या, लोगों को पता ही नहीं है भाई, अभी इसकी भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्या। बहरहाल मौसम की तरफ आपको लेकर चलते हैं, बताते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है। फिर मौसम की सूरत हाल देखकर आप फैसला कर लीजिएगा, खासी कुछ गर्मी दिल भेजना है या किसी को कोई बिल भेजना है, आप सोच लीजिएगा फिर क्या करना है आपने। हाँ लेकिन वैसे मौसम के हवाले से खासी गर्मी सी हो गई है, तकरीबन गर्मी सी हो गई। जाहिर है आप कश्मीर से होकर आ रही हैं तो फिर तो गर्मी आपको लगेगी हर जगह, अगर सर्दी वैसे है ना। तो हम आपको बताएंगे आज के कश्मीर के क्या हालात थे और हम वहाँ पर गए और ज़बरदस्त हमने स्नो और विंटर और फेस्टिवल और सारी चीज़ें जो थी वो इंजॉय कर ली थी। इस्लामाबाद में है जी 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 27 डिग्री। और फिर पेशावर कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर सब जगहों पर क्लाउडी वेदर है सिवाय कोयटा के, जहाँ पर सूरज है कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हो गया मौसम। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
वाह क्या वाह वाह बात वाह है, वाह, जबरदस्त। क्या बात है सर। नाजरीन, आज की सुबह का आगाज़ हम करते हैं उस्ताद रईस अहमद खान साहब और उनके साहिबजादे उस्मान रईस हमारे साथ मौजूद हैं। सर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया है, सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है और पाकिस्तान के उन आर्टिस्ट में या उन म्यूजिशियंस में उनका शुमार होता है कि जिनके बारे में ये कहते हैं कि मैजिक शुरू हो जाता है जब ये अपने वायलिन बजाना छोटा सा मुजाहरा हमने देखा है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है बिल्कुल ठीक जी, खैरियत से। सर। इस साज की तरफ आप कैसे आए? क्योंकि कहानी तो ये है कि आपको क्रिकेटर बनना था जी। तो फिर ये क्रिकेट के बजाय आपने बैट बॉल उठाने के बजाय ये साज कैसे उठाया? हाँ, मुझे बड़ा जुनून था क्रिकेट का। ये बात बिल्कुल सही है। वो मेरा एक ख्याल था। हाँ। उस वक्त मैं देखता होता था लोगों को, बड़े मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे उस वक्त वेस्ट इंडीज़ के और मुख्तलिफ। तो वो एक मेरा ख्याल था, बचपन था, लेकिन घर वालों का, वालिद साहब का कुछ और ही ख्याल था। तो उन्होंने फिर मुझे सही कहा कि जी आप म्यूजिक की तरफ आए। हाँ, मैं बड़ा आगे तक चला गया था क्रिकेट में, तो लेकिन उन्होंने मुझे वापस लाए और उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये करना है। तो फिर वायलिन शुरू हुआ। हाँ जी। और वायलिन का बाकायदा आगाज आपकी जिंदगी में हुआ कब? वही बताया उन्होंने, जब वालिद साहब फतेह अली खान साहब मतलब ने जब कितनी एज डाल में? दिया। मेरा ख्याल है 9 साल की एज थी। अच्छा, हाँ, 9 साल उस की वक्त उम्र से फिर आपने ये सिलसिला हाँ जी शुरू किया बिल्कुल। सीखना। उस वक्त शुरू किया और फिर उन्होंने बड़ी रियाजत कराई और चलते रहे, साथ साथ क्रिकेट भी चलता रहा। अच्छा। हाँ जी। तो वो दो कश्तियाँ थी। उनको ये चीज़ बड़ी नागवार गुजरती थी अच्छा। कि जब मैं खेलने जाता था वो कह रहे थे कि इसकी रियाजत करो। तो बहरहाल वो भी साथ साथ चलता रहा। 20, 22, 25 साल की उम्र तक चलता रहा। सही। तो फिर बिलाखिर मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे यही करना है। सही। तो फिर मैं तो फिर उस्मान के लिए आपने चुना म्यूजिक की तरफ आना या इन्होंने खुद चुना? उस्मान के लिए असल में मेरा नहीं ख्याल था इतना ज़्यादा कि, लेकिन उस्मान का अपना इसमें ज़्यादा इस बयान जुनून पर हम था। उस्मान का बयान लेते हैं। जी सर, आप बताइए। मैंने तो जी ए लेवल्स तक तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा छूट नहीं थी अच्छा। म्यूज़िक एज ए प्रोफेशन की। तो लेकिन उसके बाद फिर ए लेवल्स तक मेरी मामा ने और बाबा ने देखा कि ये तो बहुत ही मतलब बना ही इसके लिए। हाँ हाँ, जुड़ा हुआ है, ये तो हट ही नहीं रहा इस चीज़ से। राइट। सो मैं मतलब इंटर्नशिप्स कर रहा था, जॉब्स कर रहा था उस वक्त। तो फिर इन्होंने अंडरस्टैंड किया कि ये है जो ये करना चाहता है और फिर उनको लगा कि आई थिंक काबिलियत होगी, तो उनको लगा, तो इसलिए जब उन्होंने देख लिया काबिलियत को तो बस फिर तो किसी और सनत की जरूरत बाकी रहती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मामा का आपने कहा ना कि दोनों ने मुझे पढ़ाई की तरफ लगाए रखा और म्यूजिक की तरफ जरा दूर थे हम, तो उनका कितना इंटरेस्ट है म्यूजिक में? और उनकी हवाले से अगर बात करें तो वो भी म्यूजिक में ज्यादा है इन्वॉल्व? नहीं, या वो आपको उंगलियों पे नचाने में ही इन्वॉल्व है बस? नहीं, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा समझती हैं माशाल्लाह। और हमें मशवरे भी उनके बड़े अच्छे मिलते हैं। वाह। अच्छा। हाँ जी, उस्मान को भी, मुझे भी। और कि जब अगर हम, जैसे आज हम यहाँ आए हैं मॉर्निंग शो पे, तो हम उनसे पूछते हैं। अच्छा, इजाजत लेकर आए? हाँ, नहीं कि हमें आज क्या करना चाहिए, क्या बजाना चाहिए, क्योंकि उनके मशवरे बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, और सॉन्ग्स की सिलेक्शन बड़ी अच्छी होती है। हाँ। तो सॉन्ग्स के अलावा उनका और बहुत वो इन्वॉल्वमेंट होती है, कपड़े ठीक थे या नहीं थे। एस्थेटिक्स तो फिर औरत से आएंगे ना। उन्होंने कहा ये नहीं, ये ठीक, ये दूसरा पहनो। मुझे कहना कि नहीं, कोट चेंज करके ये वाला पहन के, तो हम उस पर चलते भी हैं। चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। तो उन्हें आपने कौन सा गाना इस पर सुनाया, वो भी कुछ हमारे नाजरीन के लिए सुना दें और कुछ उन्हें यहाँ बैठे बैठे डेडिकेट कर दें। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि उनके लिए कोई ऐसा चीज़ बजाते हैं।
वाह, वाह, क्या बात, क्या बात है, मैं क्या तो मरकर मेरी जान तो बचाऊं। सही आपने चुन के डेडिकेशन की है इधर। और बिल्कुल सही डेडिकेशन है, ऐसा ही होना चाहिए। उस्मान की कौन सी इंस्ट्रूमेंट की तरफ डेडिकेशन ज्यादा है? मेरी जी कॉर्ड्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो आपके सिंगिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हाँ। हैं, गिटार्स है और कीबोर्ड्स, अच्छा। जहाँ से आप कॉर्ड्स क्रिएट तो करते हैं। आपको भी गिटार लेकर आना चाहिए था ना, देखें ये गलत किया आपने। ये तो आप ठीक कह रहे जुल्म हैं। हो गया वैसे। जुल्म है ये। अब आपको आइंदा हमारे पास गिटार लेकर आना पड़ेगा। बिल्कुल। ये लिख लें भाई, इस वो चेक कर लें, ये लिस्ट में हमारी फिर जो है वो हम शामिल कर लें इसको। बिल्कुल। अच्छा, एज अ म्यूजिशियन अगर हम बात करें, हम बहुत मरतबा कंपेयर करते हैं कि जी पाकिस्तान में जो म्यूजिशियंस हैं वो इतने ज़्यादा उनको पजीराई नहीं मिल रही होती। इंटरनेशनली जब वो परफॉर्म करते हैं या इंटरनेशनल अरीनाज में जाते हैं तब पाकिस्तानी उनको ज़्यादा जानना शुरू करते हैं, मानना शुरू करते हैं, अवार्ड्स भी उनको उसी वक्त मिलते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? मेरा ख्याल है इसमें मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगती कि कोई ये बात ठीक नहीं लगती मुझे। मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी अपनी कारकर्दगी है, चाहे वो यहाँ है या कहीं भी है, अगर आप उस अपने इस काम को बड़ी सच्चाई से कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपको मिलता ही मिलता है। बिल्कुल सही है। इसका रिवार्ड जो है, जो भी है, या अवार्ड है, जो भी कुछ है, तो ज़्यादातर मैं अब यही इसका जिक्र कर सकता हूँ कि जो भी फनकार हिंदुस्तान गया है और वहाँ उसने जाके काम किया तो उसकी भेजा हो गई यहाँ आके, तो ये ज़रूर हुआ है। हाँ। लेकिन देखें, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले, इन दो के अलावा भी मिले बिल्कुल। और बड़ा कुछ मिला है। मैंने पूरी दुनिया में काम किया जाके, तो यहाँ पे सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे, मेरा ख्याल में 75 बच्चों के प्रोग्राम से मैं शुरू हुआ हूँ करने, ठीक है ना जी, कितना साल हो गए। तो आपकी कारकर्दगी पे है, सही। आप काम कैसा कर रहे हैं, कितनी मेहनत की है आपको, तो इसका आपको। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जब आपने ज़ाहिर अपने वालिद साहब से तो सीखा, लेकिन उनके अलावा कौन ऐसा म्यूजिशियन है या वायलिनिस्ट है जिसको आप कहते हैं कि भाई ये है मेरा फेवरेट? मैं जब वालिद साहब मेरे सितार बजाते थे। अच्छा। वो एक सितार नवाज थे। सितार नवाज थे, बिल्कुल सही, माय मिस्टेक। तो उन्होंने मुझे वायलिन सिखाया, दोनों का मुख्तलिफ। हाँ, बिल्कुल। यानी वो सितार एक बहुत बड़ा एक ये पोजीशन है उसकी, 26 तारें होती है उसमें, वो बड़ा ईस्टर्न क्लासिकल टिपिकल एक साज है। वायलिन जो है मगरबी साज है, 4 तारें हैं। बड़ा फ़र्क है, मगर कमाल उनका ये है कि उन्होंने मुझे वायलिन सिखाया। एक सितार नवाज ने मुझे वायलिन सिखाया। तो मेरा ख्याल है 2 महीने ही गुजरे होंगे तो मैं वायलिन बजाने शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ जी, तो बस उन्होंने अपना स्टाइल मुझे दिया और जो गायकी होती है वो स्टाइल दिया, मैं उसके साथ लेके चलता रहा। क्या बात है। अच्छा, ज़्यादा आसान परफॉर्मेंस कब होती है? या तो ऑर्केस्ट्रा में बंदा बजा रहा हो या अकेले बजा रहा हो। इंडिविजुअली बजाएगा तो लोगों की नज़र ज़्यादा होगी, पता चलेगा इधर गड़बड़ कर दी। ऑर्केस्ट्रा में बजाएगा और उधर गड़बड़ कर दी तो सभी बैठ जाएगा सारा सिलसिला। तो ज़्यादा मुश्किल प्रेशर कौन सी वाली परफॉर्मेंस का होता है? ऑर्केस्ट्रा में मैं बजाता रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। जी, मैंने कई साल आगाज़ ऑर्केस्ट्रा से किया था और पाकिस्तान के तमाम सिंगर्स के साथ मैं एज ए मतलब यानी जैसे एक म्यूजिशियन होते हैं साथ, मैंने किया, बड़े बड़े जितने भी हैं तो उनके साथ किया। फिर ऑर्केस्ट्रा में भी बजाया। उसके बाद मैंने अपने आप को अलग किया। मैं सोलोइस्ट बनना चाहता हूँ, आज से 20 साल पहले कि मैं सोलोइस्ट बनना चाहता हूँ। तो वो उसके लिए मैंने बड़ा काम किया। और फिर जब ऑर्केस्ट्रा में और सिंगर के साथ बजाना शुरू किया तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा मुझे। सही। आप काम ही छोड़ देते हैं ना। बिल्कुल। आपने ऑर्केस्ट्रा में भी छोड़ दिया, सिंगर के साथ बजना, फारिग हो गए। यस। आप काम नहीं है, जब काम नहीं हो रहा तो कमाई नहीं हो रही। ठीक है ना, ये सब तकलीफ और ये सब चीज़ें की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो वो मैंने दी क्योंकि मैं सोलोइस्ट बनने का ख्वाब देख चुका था कि मैंने ये करना। तो वो फिर मैंने एकदम से अपने आप को निकाला और मैं एज ए सोलो कोशिश करता रहा। कुछ अर्से बाद अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की कि बस फिर आप ही। और वो जो आप कह रही हैं ऑर्केस्ट्रा वाली बात, जब हम रिकॉर्डिंग करते थे या किसी जगह पे एक ज़माने में इस तरह नहीं होता कि जहाँ से आपका ख़राब हुआ है इतना ही पीस यहीं से शुरू कर दो, पूरा बजाना पड़ता था। तो गाना ख़त्म हो रहा है
सिंगर आखिर में गा कुछ हो रहा गया। है, एंड पे वायलिन वाला भूल गया हाय, या कोई हाय। और रिदम वाला भूल गया, ओ यार एंड दोबारा शुरू करो, पूरी रात गुजर जाती थी तो गाना रिकॉर्ड पूरा नहीं सही होता था। करने के लिए तो ये ये रियासत का काम है, रियासत का काम। आपके फाइनली अगर हम आपसे पूछें कि अब क्या इरादे हैं और कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? मैं तो जी मेरी एल्बम पे काम चल रहा है, वो सारी 10 गाने हैं उसमें, वो सब कॉम्पोजिशंस मेरी हैं और उस पे उसके लिरिक्स पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद उसकी म्यूज़िक अरेंजमेंट पे काम होगा। जबरदस्त। अच्छा। उसके अलावा 2 कॉम्पोजिशंस मेरी मूवीज़ ने बाय की हैं। अच्छा। और उसमें मतलब उसको गाया भी मूवीज आ मैंने। गई हैं? नहीं, मूवीज़ अब यहाँ नहीं है? अभी इन वाह। प्रोसेस है। क्या क्या बात बात है। उसके अलावा चैनल्स के साथ काम हो रहा है और लाइव अपने प्राइवेट शोज हो रहे हैं। बस म्यूजिक तो को ही जिंदगी बना लिया। बस अब वही क्या चल बात रहा है, जबरदस्त। और अल्लाह का ताला। शुक्र है, बहुत अच्छा एक चल रहा अस्थाई अंतरा उस्मान से भी सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आखिर में इनसे यही फरमाइश करने वाले थे कि जी आपकी तरफ से भी कुछ होना चाहिए। क्या सुनाएंगे? है। हाँ, अच्छा, एक गाना अभी आते हुए मैं सुन रहा था तो अब वो मेरे जेहन में वही स्केल हंस गया, ठीक है, हो जाए हो जाए हो जाए। तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींदे मेरी, सपना तेरा, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर। क्या बात है, वाह, जबरदस्त। अभी सुबह सुबह ना तो आवाज वो रियाजत वाला मामला चाहिए। जबरदस्त। लेकिन बिल्कुल बहुत ही ठीक। आला, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने वक्त दिया। और हमारी खुशकिस्मती है कि जब आप जैसे लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं और हम लाइव म्यूजिक से जो है वो 2-4 होते हैं। बिल्कुल 2-4 तो आप ऐसे कह महसूस होते हैं और वाकई ये कमाल की बात होती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत Thank शुक्रिया you मैंने जी, आपका बहुत वक्त दिया। आपने नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्त के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत खित्ते में और उस खित्ते का नाम क्या है? AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर का हुस्न, उसकी खूबसूरती आपको यहाँ पीछे नज़र आ रही है। ये सारे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रीनरी सारी नज़र आ रही है। इस कदर खूबसूरत इलाका है कि इसको सही मानों में जन्नत कहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हाँ, एक है ट्विस्ट। वो क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो है एक पहाड़ की चोटी और इस पहाड़ी का नाम है कटी पहाड़ी। क्या? गंगा चोटी। कटी गंगा पहाड़ी तो चोटी। कराची में है, कराची वाले कराची ही ले आते हैं दरमियान बिल्कुल में। बिल्कुल हो जाता है, जहन में आ जाता है ना। तो ये है गंगा चोटी और गंगा चोटी पर पड़ती है बहुत ज्यादा बर्फ। आपको बर्फ इस फ्रेम में नजर नहीं आ रही, हम आपको जरा दिखाते मूव हैं। करते हैं और हम आपको आपको बताते दिखाते हैं कि बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बिल्कुल। बर्फ है, सफेदी ही सफेदी है। दूर दूर तक आपकी नजर जहाँ जहाँ जाएगी, नजर दौड़ाते जाएं और सफेद चादर के मजे लेते जाएं। ये है जी गंगा चोटी और ये जो बर्फ पड़ी हुई आपको है, पीछे जो नजर आया ना, ये है गंगा चोटी। और इस चोटी पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर और बड़ा एक माहौल सा बना हुआ है। और इस वक्त यहाँ पर हो रहा है एक खास फेस्टिवल। ये देखें, ये फेस्टिवल तो हुआ मगर फेस्टिवल से पहले स्लिपरी भी माहौल है यहाँ पर। तो हमारे क्योंकि शूज अप्रोप्रिएट नहीं थे बर्फ के लिए, तो हमने अब करना क्या है कि हमने पाँव फंसाना है, यूं ये पाँव फंसा फंसा के नीचे जाएं, लेकिन वो फंसता कम और गिरने का खौफ ज्यादा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शिफा, अगर आप गिर गई तो हॉस्पिटल का इंतजाम करवा देंगे, आपके सही लिए है। एम्बुलेंस का इंतजाम करवा देंगे। विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल्स जो है वो यहाँ पर हो रहा है और बड़ी इसमें एक्टिविटीज़ हैं, तो हम भी यहाँ पर एंजॉय करेंगे, आपको भी एंजॉय करवाएंगे, कुछ फैसिलिटीज़ में, कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करेंगे। पार्टिसिपेट भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि गिरे नहीं, दुखे नहीं, और देखते हैं कैसे खेलते हैं हम। चले जी, हो जाए फिर, कुछ सैर करते हैं, मज़े करते हैं, आपको भी करवाते हैं। हाँ भाई, कैसे लग रहे हैं? नमूने
चलें फेस्टिवल देखते हैं। भी लग रही ना? नहीं नहीं, मतलब हाँ, सर्दी तो नहीं लग रही। नहीं लग रही। वैसे नाज़रीन को हम बता दें असल में हालात क्या है। हाँ। यहाँ पर बहुत टेम्परेचर लो है, लेकिन उसके बावजूद सर्दी वर्दी हमें नहीं लग रही है। हमने उसकी एक actually- वजह तो ये है कि जो हवा है वो नहीं चल रही। कल ज़्यादा चल रही थी यहाँ पर, आज हवा नहीं चल रही है। दूसरी वजह सूरज, बिल्कुल सूरज है, मौसम बड़ा क्लियर है, बादल नहीं है, तो इसलिए भी जो आपको टेम्परेचर है वो वार्म नजर आ रहा है। सिर्फ बर्फ पड़ी हुई है, पाँव में लग रही है ठंड, बिल्कुल। बाकी कहीं नहीं लग रही। और तीसरी वजह, हाँ, 4 लेयर्स पहनी हुई हैं। थर्मल्स। नाजरीन, शर्ट के अंदर शर्ट और फिर उसके अंदर शर्ट, थर्मल जरूर पहने। और इस किस्म की लेदर जैकेट हो, हवा को रोकती है, या इस तरह क्विल्टेड जैकेट हो, हवा को रोकती है। यू विल बी फाइन। मैं दरअसल ये सोच रहा हूँ कि इस जगह का और स्विट्जरलैंड का क्या कंपैरिजन है। हैं तो क्या पता चला आपको, बताएं हमें भी। मुझे क्या पता, मैं स्विट्जरलैंड गया थोड़ी हूँ। मतलब अगर मैं जाता तो फिर इस जगह से कंपैरिजन कर सकता था। मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक जैसी खूबसूरती, बल्कि हमारे यहाँ जरा ज्यादा ही होगी। डाइवर्सिटी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है, प्लेन्स बिल्कुल सही हैं, है। पहाड़ हैं, बर्फ है, पानी है, ब्लू वाटर्स है, हर चीज है पाकिस्तान में, ठीक Yes, है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज यहाँ नहीं है और वहाँ चली गई, वो है जी भारतीय हिदायतकार जो है यश चोपड़ा। अहा। उन्होंने वहाँ ले गए शाहरुख को और काजोल को, वहाँ बनाई फिल्में। स्विट्जरलैंड का आधे से ज्यादा कल्चर एशिया में लाने के जो जिनको सेहरा जाता है, दैट इज दैट गाय। ये जो विंटर स्पोर्ट्स का पूरा मेला सजाया गया है, ये सजाया है एजेके विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से। और एजेके विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एयर कमोडोर रिटायर्ड शाहिद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इस इवेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इवेंट कब से स्टार्ट हुआ है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर हुई हैं, कौन कौन सी स्पोर्ट्स? इसमें दो मेन इवेंट थे, जिसमें एल्पाइन स्कीइंग था। एल्पाइन स्कीइंग में फिर फर्दर 2 इसमें स्लालम और जाइंट स्लालम इवेंट थे। और इसके अलावा स्नोबोर्डिंग में भी फर्दर 2 इवेंट थे, एक जाइंट स्लालम था और दूसरा पैरेलल जाइंट स्लालम था। और ये मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि पैरेलल जाइंट स्लालम पिछली दफ़ा मालम जबा में पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने ये शुरू किया था, और यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से और लोगों ने बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन उसमें हमें मिली है चारों के चारों इवेंट्स में। सही है। कितने पार्टिसिपेंट्स थे इस मर्तबा जो कि इस इवेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया, और उसमें पाकिस्तान के कितने थे और इंटरनेशनली कितने आए हुए थे? जी, यहाँ पे जो है ना कोई 7 के करीब टीम्स आई हुई हैं, जिनमें अफ़गानिस्तान से जो है ना लड़कियों की कुछ लड़कियाँ हैं और 6 लड़के हैं, उनके हैं 10 के करीब उनकी वो पार्टिसिपेशन है। इसी तरह एजेके से मुख्तलिफ़ जगहों से, केल से और बाग से और दूसरी इस तरह की डेस्टिनेशन से जो है ना लोकल एथलीट्स आए हुए हैं। उसके अलावा केपी से जो है, चित्राल से, मडागलश से और सवास से जो मालम जब्बा वाला जो स्की रिजॉर्ट है, वहाँ से एथलीट आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कुछ बच्चियाँ जो हैं, जो 10 के करीब बच्चियाँ, 4 अफगानी हैं, बाकी 6 जो है ना बाग से और इस्लामाबाद से हैं। ये लोग जो आते हैं, वैसे आप लोगों से ज़ाहिर बात होती होगी, ये क्या कहते हैं? इन्होंने कभी पाकिस्तान का ये साइड सोचा था, इमेजिन किया था कि पाकिस्तान में इस किस्म की स्पोर्ट्स होंगी? ये तो ज़ाहिर है स्विट्जरलैंड और उन ममालिक में चले जाते थे, तो यहाँ जब आते हैं तो क्या इनके तासुरात? इनके तासुरात ये होते हैं कि अगर यूरोप में या अमेरिका में या बाकी जगह जो है ना, वहाँ पे नेचर जो है ना वो अनटच्ड नहीं है। यहाँ पे अनटच्ड नेचर आपको मिलती है कि यहाँ पे आपको वो कंक्रीट नहीं मिलता, वो जो जैसे ये लोग भाग के यहाँ पे आते हैं, और वो यहाँ पे आपको वर्जिन स्लोप्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको पाउडर स्नो मिलती है, और जो कि यूरोप में उस तरीके से नहीं होती, बिकॉज वहाँ तो बहुत सारी दुनिया करने वाली है। तो यहाँ पे हर दूसरे पहाड़ पे आपको जो है ना पाउडर स्नो वाला अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि लोग तरसते हैं वहाँ पे यूरोप में करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी इसके इंटरनेशनल पोटेंशियल को सही तरीके से टैप करना शुरू ही नहीं किया है। हमने इंटरनेशनल को छोड़े, हमने तो लोकल पोटेंशियल को टैप करना शुरू किया। ये आप देखें 2017 में हम एशियन विंटर गेम्स के लिए गए थे, जिसके बाद हमने वापस आके 18 में हमने आइस स्पोर्ट्स शुरू की थी। और आज आप जीबी में और गिलगित इसमें चित्राल में देखें, माशाल्लाह वो आइस स्पोर्ट्स बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैल गई हैं। और इधर हमने रिंग बनाने की कोशिश की थी, बट इट इज़ लिटिल टू लेट, और यहाँ पे थोड़ा पानी का मसला है, यहाँ पे हम नहीं कर सके थे। और द स्केटिंग, और ये जनवरी, दिसंबर एंड और जनवरी जो इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द आइस स्केटिंग। तो आइस स्केटिंग के बहुत सारे इवेंट्स हैं। मलाक आपने सुना होगा, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स में। एक तो अभी चल रहे हैं ना जापान, इसमें चाइना में, तो हमारा एक एथलीट वहाँ पे भी राइट नाउ पार्टिसिपेट कर रहा है विंटर ओलंपिक्स में। तो ये हमारी 4th या 5th पार्टिसिपेशन है विंटर ओलंपिक्स में। और आगे जितने ज़्यादा वेन्यूज़ बनेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपका आपकी जो बार है, जो
कंपटीशन वाली वो और रेज होगी और आपका एथलीट्स बेहतर तरीके से जो है ना रिप्रेजेंट कर सकेंगे कंट्री को। सर ये बताएं कि अभी हमारे पास अगर इस सारे विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, हमारे पास कमियां कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या लैक कर रहे हैं किस किस एरिया पे हम, और किस चीज़ को इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है? फंडिंग की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, क्या है जिस चीज़ की कमी है यहाँ पे? देखें आप क्रिकेट आप के क्यों स्टार जगह जगह से निकलते हैं? बिकॉज हर गली हर मोहल्ले में आपकी क्रिकेट होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसके वेन्यूज जितने ज़्यादा बनाएंगे और जितने ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतने ज़्यादा खेलेंगे उतने ज़्यादा वहाँ पे टैलेंट निकलेगा। हमारे पास तो हर चीज़ अल्लाह की दी हुई है, नेचुरल एंडाउमेंट है पाकिस्तान की। दुबई की अगर आप बात करें, उन्होंने आर्टिफिशियल आइस रिंक्स बनवाए हुए हैं, आइस रिंक्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो फेस्टिवल्स करते हैं, लोग आते हैं, वो आइस स्केटिंग करते हैं। हमारे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, सिर्फ थोड़ा सा मैनेज करने की, रिसोर्सेज को और डेवलप करने की ज़रूरत है और तवज्जो की ज़रूरत है, बाकी सब हो जाएगा। ये देखें ठंडी ठंडी बर्फ का ठंडा ठंडा पत्थर, वाह। वैसे कहाँ से आए हैं नाजरीन ये लोग? ये बर्फ का पत्थर नहीं है, बर्फ है, बर्फ। हाँ हाँ बर्फ बर्फ। कितना भारी है दिखाएं, चलो ये दिखाएं। ये ले। ये बर्फ वैसे तो ये यहाँ पर भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन नहीं। अच्छा खासा भारी है वैसे, या नहीं? नहीं हल्का है। आप पे तोड़ दूं? नहीं नहीं, ये क्या कर रही है? नाज़रीन, ये जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। हमारे यहाँ जो बर्फ है वो फ़र्क कैसे है यूरोप या बाकी उन ममालिक में जहाँ बहुत ज़्यादा स्की होती है? वो फ़र्क इस तरह से है कि हमारे यहाँ क्योंकि वर्जन होती है, हर चीज़ रॉ होती है, तो ये पाउडर स्नो होती है हमारे यहाँ। ये देखिए, ये पाउडर फॉर्म में, जैसे ही बर्फ ऊपर से पड़नी शुरू होती है, ये हल्का सा जैसे तह के ऊपर तह जो है वो जमती जाती है और ये सख्त नहीं, मगर ये पाउडर ही रहती ये सख्त नहीं होती है। देखिए ये, हाँ सही। हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी हरकतें, आपको मैं जानती हूँ। हाँ ये पाउडर ही रहती है। जो दूसरे ममालिक में होती है, वहाँ पर इतनी ज्यादा स्की कर लेते हैं वो लोग बर्फ पे कि वो रॉ नहीं रहती, वर्जन नहीं रहती, वो आइस बन जाती है बेसिकली। जिस तरह हम सड़कों पे देखते हैं गाड़ियों की आमदोरफ्त से पानी वो पिघलने लग जाती है, तो वो आइस बन जाती है, उसमें वो मजा इनको आता नहीं है। ओके, तो ये सिलसिला है हमारी बर्फ का फर्क उनकी बर्फ से। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल है कि गोला गंडा बनाया जाए तो इसका ज़्यादा अच्छा बनेगा या उसका? डिपेंड करता है, या गोला गंडा सिर्फ इसी का बन सकता है? मेरा ख्याल है इसी का बन सकता है। वो भी हम पाउडर करते हैं बर्फ को, बिल्कुल क्रश जब करते हैं तो वो भी बर्फ को पाउडर करते हैं, वो आइस नहीं रहती। बाद में जब उसको फिक्स कर लेते हैं, गोला बना देते हैं, तो वो आइस बन जाती है। लेकिन ये भी मैंने साइंस निकाली ना इसके क्या अंदर बात है, जबरदस्त। और वो देखें, वो भाई साहब बैठे, बड़ा जबरदस्त तरीके से बैठे, सोफा बनाया हुआ है उन्होंने बर्फ में। पाउडर स्नो की जो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, उसका डेमो आप दिखाने लगे आपको। Yes. पाँव हमारे धंसे में हैं बर्फ के अंदर, लेकिन ये देखें, ये अवैस, ये मेरा हाथ देखें, हाँ, ये पाउडर स्नो है। सॉरी गलती से हो गया, उधर कर रहा था मैं। तो भाई हम तो फिर मैं उधर कर रहा था मैं। हम जब उधार लेते हैं तो फिर सूद के साथ वापस करते हैं, कसर पिछली कोई नहीं छोड़ते। इन भाई से बात कर लें कि ये यहाँ पर बैठे हुए क्या कर रहे थे, मुझे छोड़े। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे थे? वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? बाग से ही हूँ। बाग से हैं? ऐसा मेला जब आपके बाग में सजता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हम बड़े दूर से आते हैं और यहाँ पे बड़े लोग जो है ना इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं, जैसे आप इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप बाकायदा सोफा बना के बैठे हुए थे? नहीं, मैं तो ये बहने लगा के आया था, गिरा हूँ तो सोफा बन गया है। अच्छा, ये देखें इनके साथ खिलवाड़ हुआ है। एक बड़ी ख़ास चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, बड़ी कमाल चीज़ है भाई। वाह 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 वाह, पाकिस्तानियों क्या बात है आप लोगों की, वाह। ये देखो भाई, ये देखें, ये आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान का फर्क। हाँ, ये फर्क है। पाकिस्तान में गंदगी है, लोग गंद मचाते हैं, जिधर जाते हैं कूड़ा करकट कचरा। मुझे लगता है लोग खास पता है क्या करते हैं, घर से सारा कचरा इकट्ठा करके शॉपर में डाल के ले जाके पानी में फेंकते हैं, ले जाके मरी गलियात, यहाँ पर गंगा चोटी, कश्मीर, इन जगहों पे जाके घर वाला कचरा फेंकते हैं। ये करते हैं। क्या ज़रूरत है, मतलब क्या ज़रूरत है? अगर इस कचरे को तुम अपने पास किसी शॉपर में डाल कर रख लोगे और बाद में कहीं सही जगह पर फेंक दोगे तो क्या प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? नहीं, मुझे आप ये बताएं अवैस, इस जगह आए हैं, नज़ारे देखें खूबसूरत, हसीन, बर्फ से खेलें, माल्टा किन्नू खाने की जरूर, इतनी भूख लगी हुई थी। चलो, मतलब भूख लगी हुई थी तो यहाँ क्यों फेंकना था? सारा फातमा नहीं, सारा फातमा सारा। नाजरीन, ये जो सारा फातमा सारा मेरे साथ इधर हो रहा है, वो कंफ्यूजन इसलिए कि इनका चेहरा देखें आप, उधर दिखाएं,
इनका चेहरा देखिए, उधर बिल्कुल एक ही चेहरा है नाजरीन। ये दोनों ट्विन्स हैं और दोनों बहनें हैं और इनमें से दोनों ही चैंपियन है माशाल्लाह से। ये जो है स्नो बोर्डिंग की चैंपियन है, फर्स्ट आई है, ये देखें तमगा इन्होंने लिया हुआ है, और ये स्नो स्की की चैंपियन है, तमगे इन्होंने लिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक। स्नो बोर्डिंग कितना डिफिकल्ट है? डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, हर कोई कर सकता है, बस आपको प्रैक्टिस और उसकी ज़रूरत है, लेसन्स की। अच्छा, आपने कब से ट्रेनिंग शुरू की थी? मैंने की थी 2018 से आई गेस। स्नो स्की और स्नो बोर्डिंग ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है? दोनों आसान है, बस आपका पैशन होना चाहिए। अगर आप पैशनेट हैं स्कीइंग के लिए तो आप स्कीइंग अच्छी करेंगे, अगर आप स्नो बोर्डिंग में पैशनेट हैं तो आप स्नो बोर्डिंग अच्छी करेंगे। आप लोगों ने कहाँ कहाँ और परफॉर्म किया है? हमने नलते में किया परफॉर्म, मालम जब्बा में और कालाबाग में भी किया परफॉर्म। अच्छा, और इन चारों ट्रैक्स में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि ये बहुत स्टीप है, नलते वाला जो है वो थोड़ा ग्रेजुअल है। अच्छा। और मालम जब्बा वाला भी वाइड है और थोड़ा स्टीप है, लेकिन सारे बहुत अच्छे वो है स्लोप्स। मेजर डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पे टो लिफ्ट या चेयर लिफ्ट नहीं है, और यहाँ पे have to carry everything up yes, again. you have, हाँ, एथलीट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी टायर भी हो जाते हैं, तो इतने ज़्यादा रन्स नहीं लगा सकते, मतलब प्रैक्टिस इतनी वो नहीं हो सकती। तो अगर इसको जगह को डेवलप करना है तो मतलब चेयर लिफ्ट या वो लगाएं, और बहुत अच्छी facility है। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुर्शिद भाई ये बताइए, आपने किस किस मुकाबले में हिस्सा लिया और किस किस मुकाबले को जीता? जी मैंने स्नोबोर्डिंग में हिस्सा लिया था। इसमें एक सरेलम होता है और एक जॉइंट सरेलम होता है। जॉइंट सरेलम में मैं थर्ड पोजीशन आया और सरेलम में मैं फर्स्ट पोजीशन आया। वाह 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 वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो आप कितने अरसे से इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने अरसे से पहले आपने खेलना शुरू किया? स्नोबोर्डिंग ये 3 सालों से कह रहा हूँ। इससे पहले स्कीइंग कर रहा था, वो भी लोकल स्की से जो लकड़ी से बना हुआ था। बस ये 3 सालों से मैं स्नोबोर्डिंग खेल रहा हूँ। 2021 में मलम जबा सवात इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग में हिस्सा लिया था, उसमें मैं 7th पोजीशन आया था। उसके बाद 2021 दोबारा रेड बुल में मैंने हिस्सा लिया होम रन में, उसमें 4th पोजीशन आया। 2020 में मैंने हिस्सा लिया था इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग में, वही मलम जबे में, उसमें भी मैं क्वार्टर फाइनल में हारा था। अच्छा, हाँ, ये मतलब आप टॉप पर आने की दौड़ में हमेशा शामिल होते हैं। इंशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी दुआ ही है कि आप इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आप लोगों के लिए करें ताकि आप परफॉर्म कर सकें ज़्यादा बेहतर। गांव से गुजारिश, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो जितने भी पाकिस्तानी बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो बाहर अल्पाइन स्कीइंग इंटरनेशनल में भी जा सकते हैं, वो ओलंपिक में भी जा सकते हैं। और देखा जाए पाकिस्तान में हर जगह स्लोप्स वगैरह मौजूद है, कश्मीर में भी है, चित्राल में भी है, इस तरह से सवात में भी देखा जाए उधर भी है, इंटरनेशनल स्लोप्स है। इधर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, खाली ये नहीं कि वो सियासत के पीछे, कम से कम टूरिज़म को उसने आगे तो लाया है, उनके साथ साथ इन जगहों को भी देखना चाहिए, उनको क्या क्या ज़रूरत है। अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला की उम्र है 5 साल और अब्दुल्ला ने यहाँ पर स्कीइंग की थी, और वो जो स्कीइंग का मुजाहरा था वो आपने देखा, बड़ी ज़बरदस्त स्कीइंग करते हैं अब्दुल्ला। थोड़ा सा आखिर में गिर गए थे, लेकिन अब्दुल्ला का जज्बा बड़ा ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, स्कीइंग करते हो आप? जी। किसके साथ करते हो? अब्बू के साथ करते हो? मैं हाँ? खुद करता हूँ। खुद करते हैं भाई, ज़बरदस्त। तो मज़ा आता है? जी। तो गिरते हो तो चोट लगती है? चोट नहीं लगती है। अच्छा, गिरते हो फिर भी मज़ा आता है, सही है। तो आप पढ़ाई भी करते हैं? जी। कौन सी क्लास में? 1 क्लास में पढ़ते हैं। तो ये आपके बाकी दोस्त भी स्कीइंग करते हैं? जी। हाँ, वो भी करते हैं। तो उनमें जीतता कौन है? आप जीतते हैं? वाह, ये देखें, ये है खिलाड़ी स्कीइंग का ज़बरदस्त अब्दुल्ला। और ये देखें, अगर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए तो फिर देखें ये इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। समीरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अफगानिस्तान से यहाँ पर आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हो, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप अफगानिस्तान से यहाँ पाकिस्तान आई, किस मुकाबले में आपने हिस्सा लिया था? स्नोबोर्डिंग। तो मुझे बताएं, आप यहाँ पर आई, पाकिस्तान का ये इतना खूबसूरत इलाका कैसा लगा आपको?
बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मुझे बहुत पसंद है। दोबारा आने का दिल चाहेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा। ओके, और आप अफगानिस्तान में कहाँ से? काबुल से। तो आपके साथ और कितने लोग हैं जो यहाँ पर इस स्कीइंग एक्टिविटी और सारी चीज़ों के लिए आए हुए हैं? हम 10 लोग अफगानिस्तान से हैं यहाँ पर। ओके, 10 लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आपने खूब एंजॉय किया, मज़ा आया आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी लोग जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छे पीपल हैं, मुझे बहुत पसंद है। अफगानिस्तान से जो खिलाड़ी आए हैं उनसे भी आपकी हम मुलाकात करवाते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. What is your name, brother? My name is Ahmad Sarosh. Ahmad Sarosh. And in which game did you participate? Snowboarding. Snowboarding. And we saw that you fell down. What exactly happened? Actually, that is a demo. That was a demo. The people was there was too rash, and in this case, I don't hit them. I fell down. And in which countries have you shown your skills? In China, Afghanistan, Pakistan. And how did you like the environment over here? Here is such a cool, peaceful, green, such a cool people. Mehman Nawaz. Mehman Nawaz तो हैं पाकिस्तानी. You enjoyed it? Yeah, sure. You want to come back? Absolutely. I want to come back here in the spring. Wow. in What do you want to say to Pakistani people watching you? क्या हाल है? सही हाल है, अच्छा हाल है. क्या कर रही हैं शिफा? अवैस मैं ये सीखने लगी हूँ। स्कीइंग सीखेंगी आप? बिल्कुल। तय कर लिया? एब्सोल्युटली। ये आपका आखिरी फैसला है? मेरा आखिरी फैसला है, हतमी फैसला है तो बस ठीक है। अगर आप सीखना चाह रही हैं तो फिर मैंने इंतज़ाम कर दिया आपके सीखने के लिए। ज़ाफ़रान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि AJK विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है उसके ऑफिशियल कोच हैं और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह के करम है जी। अच्छा, देखने में ये मुश्किल लगता है गेम क्योंकि बड़ा बैलेंस भी इसके अंदर बरकरार रखना होता है और बड़ी स्पीड से जा रहे होते हैं। क्या ये इतना ही मुश्किल है जितना नजर आ रहा होता है? क्योंकि हमने देखा बच्चे भी कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये भी देखे ना, मेरा बेटा है वो 6 साल का, 5 साल का है, वो स्कीइंग कर रहा है यहाँ के। वो पहली दफ़ा की है उसने। ये 3-4 दिन में वो कितना सीख गया है, परचम लेके आया है। कुछ मुश्किल नहीं है, जो बंदा देखता है वो सीख लेता है। वो 2-3 दिन में ये सीधा हो जाता है। आस्ता आस्ता करते करते एक सीज़न नहीं 2 साल के बाद तो वो खिलाड़ी बन जाता है। वो ये हमारी शिफा साहिबा है, शागिर्दी में ले लें इंशाल्लाह जी। बताएं जरा स्कीइंग का इक्विपमेंट का जो गियर है ये क्या है? आपने सबसे पहले इक्विपमेंट लेना है। हाँ। आपने स्कीइंग लेनी है, ठीक है। आपने शूज़ अपने पैर के साइज़ के लेने हैं, पाँव के साइज़ के लेने हैं, स्टिक्स लेनी है, ग्लव्स लेने हैं, हेलमेट लेना है, गॉगल लेनी है। अच्छा, ये चीज़ें, अपना ड्रेस लेना है, अच्छा सा ड्रेस। वो क्या होता है ड्रेस? कोई ट्राउज़र और शर्ट जो है ना वाटर प्रूफ टाइप हो, ताकि जिसमें हवा शवा अंदर ना जाए। इस तरह की कोई चीज़ें लेनी है आपने। उसके बाद फिर आपको अच्छी जगह चाहिए, जैसे कि ये गंगा चोटी है, यहाँ आए, आगे कैंप भी लग रहा है नेक्स्ट, तो हम आपको सिखाएंगे तो इंशाल्लाह आप कितने अरसे में सीख जाता है एक बंदा के गुजारे लायक मुनासिब सा कर ले? हाँ, तस्वीरें खिंचवा ले, मतलब वो थोड़ी सी वीडियो बना लेते। तकरीबन थोड़ा बहुत करने के लिए 2-3 दिन में वो सीख जाता है। अगर 2-3 दिन में सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख। फिर तो हमें 2-3 दिन का प्लान बनाना चाहिए कि हम यहाँ पर आए और ज़ाफ़रान साहब के साथ स्पेशल एक नशिस्त लगाएं और वो सिखाएं हमें। बिल्कुल जी। और ज़ाफ़रान साहब ये बताएं कि जब चोट वोट लगती है, अब है खेल खतरनाक, चोट भी सख्त लग सकती है, तो क्या कोई हमारे पास सेफ्टी वगैरह के लिए कोई है ऐसी एहतियाती तदाबीर जो आप लोगों को भी इनकरेज करें? हमारे तो हम तो चोट बचा लेंगे आपको। हम तो ये सिखाते हैं कि अगर आप गिरने पे आ गए हैं, कहीं से आ रहे हैं ना, खतरनाक लग रहा है आपको कि अभी आप संभल नहीं रहे, अभी आप गिर रहे हैं, तो आप फ़ौरन अपने साइड पे, किसी भी साइड पे गिर जाएं, साइड पे गिर जाएं। आगे पीछे गिरेंगे तो चोट लगेगी, साइड पे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी। हाँ भाई, वैसे फिर सीखते हैं। देखिए, खड़ा होना तो शायद सीख ही लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे एडवेंचर करते रहने चाहिए। आपकी कोई भी उम्र हो, कोई भी जिन्स हो, आप ये एडवेंचर करके ज़रूर देखें, एक दफ़ा ज़रूर करके देखें, मज़ा आएगा। मज़ा आएगा, बिल्कुल जी। और इसी के साथ हम भी ये सोचते हैं, मज़े ले लेते हैं, हम जाके ज़रा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो है वो अपने घर पे जो कर रहे हैं वो एंजॉय कर लें, लेकिन ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान में हुस्न भी बहुत है, नेचुरल, पाकिस्तान में पोटेंशियल भी बहुत है, बस ज़रूरत किस चीज़ की है? थोड़ी सी प्लानिंग का फुकदान है। बिल्कुल, वो प्लानिंग अगर हुकूमत कर ले तो फिर आप देखें इंटरनेशनल खिलाड़ी कैसे यहाँ पर आते हैं और कैसे ज़बरदस्त फेस्टिवल होते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।